जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ भी तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय 9 का विहार, इसका तीसरा भाग में लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छी रचना है जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विभूषित सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। कहते हैं, जब पहुंची चपला बीच धार। चपला माने होता है नाव, यानी जैसे गंगा जी का जो ये मान लीजिए नदी है, और जब यहां पर नाव पहुंचती है तो जब पहुंची चपला, चपला माने नाव, बीच धार यानी बीच धारा में जब पहुंच जाती है यहां पे, तो छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी से युक्त जो कगार माने होता है किनारा रहता है, यानी चांदनी से नहाया हुआ जो रेतीला किनारा रहता है वह छिप जाता है, क्योंकि बीच धारा में से देखने पर हमको किनारे का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। कहां देता है? किनारे से दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, चांदनी से युक्त जो किनारा है वह आंखों से ओझल हो जाता है और दिखाई नहीं देता है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। यानी जो दो बाहों की तरह, दूरस्थ माने क्या होता है? दो बाहों की तरह। दूरस्थ माने होता है दूर स्थित, तीर माने किनारे, यानी जो दूर स्थित जो दोनों किनारे हैं। जैसे जब गंगा जी का ये नदी है और जब नाव यहां बीच में आ जाएगी तो जो दोनों किनारे हैं वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। दोनों किनारे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि दो बाहों से दूरस्थ की तीर, यानी दूर स्थित जो दोनों किनारे हैं वो दो बाहों की तरह हो गए हैं, इस तरह से। और धारा के कृष माने होता है श्यामल, श्यामल, और कोमल शरीर को आलिंगन माने होता है बाहों में भरने के लिए अधीर हो गए। यानी जो दूर स्थित जो दोनों किनारे हैं वो दो बाहों की तरह है, और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों किनारे धारा के श्यामल कोमल शरीर को अपने आलिंगन करने के लिए, उसको अपने बाहों में भरने के लिए बेचैन। कैसे? जब आदमी, जब यहाँ नाव है तो जो दोनों किनारे रहेंगे वो कैसे लगेंगे? जब सामने से देखेंगे तो गंगा जी का जो ये पाट है ये दूर तक दिखाई देगा, लेकिन जब हम सामने की तरफ देखेंगे लगेगा कि नाव, दोनों धारा है ऐसे आपस में मिल रही है। इसी तरह से इधर भी नजर आएगी। तो जो दोनों किनारे हैं वो दो बाहों की तरह ऐसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो धारा को अपने बाहों में भरने के लिए आते रहे। अति दूर क्षितिज पर, क्षितिज मतलब जहां पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो अति दूर क्षितिज पर, बिटप माने होता है वृक्षों के, जो माल माने होता है समूह, दिखाई दे रहे हैं। यानी अत्यंत दूर जो स्थित है, यानी दूर स्थित, यानी जहां यहां पर खड़े हैं तो यहां से दूर, अति दूर यहां पे जो वृक्ष है वह दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? वृक्ष दिखाई। चित्रों के माध्यम समझेंगे, बड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो अति दूर क्षितिज पर, यानी जहां पे हमको जो धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे उसको कहते हैं क्षितिज। वहां बिटप माल मतलब होता है, यानी वृक्षों की जो कतार है, वृक्षों के जो समूह है वह दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये भ्रू माने होता है तिरछी, रेखा सी, अराल माने टेढ़ी, भ्रू माने होता है भौं, और अराल माने होता है तिरछी। और ये जो वृक्षों की का जो समूह है वो कैसा दिखाई दे रहा है? तिरछी भौहों की तरह, यानी तिरछी भ्रू रेखा मतलब होता है आईब्रो जिसे कहते हैं, बरौनी की तरह दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अपलक माने होता है बिना पलक झपकाए, नभ माने आकाश, नील नयन यानी अपने नीली आंखों से इस विशाल
विटप समृद्धि को या विशाल धरती की समृद्धि को निहार रहा है। अब देखिए ये कैसे हुआ कि जब ये आईब्रो, ये जो आंख देखिए आंख की तरह बन रहा है, और इसमें जो है जब पेड़ पौधे हैं इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो जिस चीज को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि आकाश जो है अपनी नीली नीली बड़ी बड़ी आंखों को फैला करके इस दृश्य को देख रहा है। फिर से देखिए, अत्यंत दूर क्षितिज पर वृक्षों की समूह दिखाई देती है जो भू रेखा से यानी तिरछी भौहों की तरह दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे नीला आकाश नहीं सॉरी आकाश अपने नील नयन नीले नीले विशाल माने बड़े नेत्रों को फैला करके लगातार अपलक इस समृद्धि की को देख रहा है। मां के उर पर, मां के उर पर यानी माता के वक्षस्थल पर शिशु की तरह समीप माने निकट ही सोया है धारा में एक दीप, यानी ऐसे धारा में एक दीप है। दीप जानते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, बीच में खाली स्थान रहता है। तो कहते हैं सामने जो है धारा में एक दीप दिखाई दे रहा है जो कैसा लग रहा है, मां के उर पर यानी मां के वक्षस्थल पर शिशु की तरह समीप में धारा में एक सोया हुआ दीप दिखाई दे रहा है जो उर्मित प्रवाह, उर्मित माने होता है लहर, यानी लहरों के प्रवाह को, प्रतीप माने होता है रोकना, जो बार बार लहरों के प्रवाह को रोक रहा है। यानी अत्यंत कहते हैं कि मां के वक्षस्थल पर बच्चे की तरह समीप ही धारा में एक दीप दिखाई दे रहा है जो लहरों के प्रवाह को बार बार रोकता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। आगे फिर एक चकवा पक्षी होता है जिसको कोक कहते हैं। चकवा पक्षी का पहले जान लीजिए। चकवा पक्षी की एक खासियत होती है कि ये दिन भर साथ में रहते हैं, रात में इनका जोड़ा जो है, एक मेल फीमेल साथ में रहते हैं, इनका जोड़ा रात में बिछड़ जाता है और ये रात भर अपने जोड़े को खोजते हैं, उसे खोजता है उसे खोजता है, और जैसे ही दिन उगता है दोनों मिल जाते हैं। तो सामने एक चकवा एक पक्षी उड़ता हुआ नदी में दिखाई देता है जिसको देखकर कभी कहते हैं वह कौन भी है, वह कौन सी चिड़िया है। बेहद माने चिड़िया, क्या बिकल कोक, क्या व्याकुल चकवा है जो उड़ रहा है हरने के लिए निज माने अपने विरह के शोक माने कष्ट को, जो अपने विरह के शोक को हरने के लिए उड़ रहा है, और छाया को और अपनी ही छाया को, कोकी माने चकवी, अपनी ही छाया को विलोक माने देखकर उसे कोकी समझ रहा है, मतलब चकवी समझ रहा है।